हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी कि हम पूरे साल का कोर्स करेंगे आरटी एकेडमी पर आपके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का अपने अपने सब्जेक्ट्स के महारथी टीचरों के साथ। साथ में हम ये काम कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। हम बोर्ड एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं। क्लास 12th में ऑल्टरनेटिंग करंट नाम का खूबसूरत सा चैप्टर चल रहा है। सीरीज LRC सर्किट हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत रेजोनेंस का केस पढ़े। शुरुआत करते हैं बेटा LRC सर्किट्स। लास्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी दे चुका हूं। वो जो जानकारी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दी थी, वहां से हम रिकॉल कर रहे हैं इस चैप्टर को। मतलब ये है कि छोड़ा भी जा सकता है पुराना पार्ट, लेकिन क्योंकि आज हम कर रहे हैं तो वन गो में जरा इसके बारे में एक ब्रीफ सी जानकारी आपको दे दी जाए। ये कुछ स्टोरी है। इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा E अक्रॉस R, इसके क्रॉस आएगा E अक्रॉस C, इसके क्रॉस आएगा E अक्रॉस L, और यहाँ पे हम E नेट कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें ये पता है कि इनमें करंट सीरीज में जा रहा है तो करंट सेम, जिस भी फेज का करंट है करंट सेम ही रहेगा। तो आप एक काम करिए कि आप फेजर डायग्राम बनाइए, दो दिशाएं लीजिए, दोनों दिशाओं में आप वोल्टेज की डायरेक्शंस बनाइए। आपको दिखेगा कि ये करंट की दिशा थी और EMF अक्रॉस रेजिस्टेंस वहीं आ जाता है। तो आपको दिखेगा कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो बेटा ऊपर आ रहा है। E अक्रॉस 90 डिग्री आगे होता है, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अगर डिटेल में देखना है बेटा तो पिछला लेक्चर देख लो, ठीक। E अक्रॉस C। उसके बाद हम ये किया करते थे कि EL और EC को घटा देते थे, तो यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ ना कुछ नेट वोल्टेज बचता था, और इस नेट वोल्टेज को तुम नाम लिखते थे EL माइनस EC। और आफ्टर दैट आप क्या करते थे, ये जो बचा है इससे आप वेक्टर सम निकालते थे ER का। तुमने ER का वेक्टर सम निकाला, निकालने के बाद इसे जोड़ दिया और ये बन गया तुम्हारा E नेट। ये जो E नेट है ये ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि EL बड़ा है या EC बड़ा है। बट हम अपने क्लासरूम्स में जनरली EL को बड़ा कंसीडर करके दिखाते हैं, तो वैसा दिखाया। आप चाहें तो इससे कैपेसिटिव सर्किट भी बना सकते हैं। ये वो एंगल है जिसे हम फाई बोला करते थे, फेज डिफरेंस बिटवीन नेट EMF एंड द करंट। अगर आप इस फेज डिफरेंस के ऊपर जाएं तो आप ऐसा पाएंगे कि फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इसे लिखेंगे जीटा L माइनस जीटा C अपॉन R। आप इसे लिखेंगे ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C डिवाइडेड बाय R। इस तरह की वैल्यूज आप लिख सकते हैं, और ये सारी वैल्यूज एप्लीकेबल हैं, सूटेबल हैं, बिंदास हैं, काम करेंगी। ये tan पाई की वैल्यू, इससे आप फेज डिफरेंस के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। एक और चीज होती थी जिसको हम cos पाई बोला करते थे। ध्यान करो, cos पाई को हम पावर फैक्टर बोलते थे। अभी जो पावर फैक्टर लिखा हुआ है बेटे, इस पावर फैक्टर पे बहुत ध्यान देना। इसकी वैल्यू लोगों ने पढ़ी थी R/Z। अगर हम इम्पीडेंस के बारे में सोचे तो इम्पीडेंस क्या है? इम्पीडेंस से पहले हमें E नेट के विषय में सोचना चाहिए। नेट EMF शायद कुछ ऐसे लिखा जाएगा, हम लिखेंगे ER का होल स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर हम I इंटू Z लिख दें, इम्पीडेंस बेसिकली आप बना दें, तो मेरे पास यहाँ आंसर आएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर बच्चा कॉमन जीटा L माइनस जीटा C का होल स्क्वायर। इस तरह से I स्क्वायर कॉमन आके बाहर आएगा तो वो I से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली जो Z की इम्पीडेंस की वैल्यू है वो हमारे लिए बड़ी अच्छी से निकल आएगी। दैट इज नथिंग बट R स्क्वायर प्लस जीटा L माइनस जीटा C होल स्क्वायर। आप इसे देखें तो ये हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू है, और ये इम्पीडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस इम्पीडेंस से बहुत सारे खेल होने हैं इस चैप्टर के अंदर। इम्पीडेंस क्लियर है? इम्पीडेंस। अब अगर आप चाहें इस R/Z की वैल्यू को और खूबसूरती से लिखें, इम्पीडेंस की पूरी वैल्यू वहां पे नोट करें। नोट करेंगे तो आप पाएंगे लिखा हुआ है बेटा R स्क्वायर प्लस जीटा L माइनस जीटा C का होल स्क्वायर। इस तरह से ये cos पाई की वैल्यू है।
ये सारी चीजें हमने LCR सर्किट में लास्ट लेक्चर में कर ली थी। ठीक है, ये सारी बातें पता चल भी गई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज का जो एजेंडा है वो है रेजोनेंस का। रेजोनेंस का मतलब ये है कि जो एनर्जी प्रोवाइड की जाए वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाए, उसमें कोई वेस्टेज ना हो। तो हम कहेंगे कि जो पावर कंज्यूम्ड है वो मैक्सिमाइज हो जानी चाहिए। जिस वक्त पावर मैक्सिमम हो जाएगी हम उस वक्त कह देंगे कि रेजोनेंस की कंडीशन है। पावर प्रोवाइडेड मैक्सिमम की बात नहीं, पावर कंज्यूम्ड मैक्सिमम की बात है। जो पावर हम दे रहे हैं वो अगर कंज्यूम होने लग जाए, सारी की सारी पावर कंज्यूम होने लग जाए, तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो रही है। और ये मैक्सिमम पावर कंजम्पशन की कंडीशन जो है वो कहलाएगी हमारे लिए रेजोनेंस की कंडीशन। अच्छा ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर होती है वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद कर लो, एसी सोर्स और डीसी सोर्स हो डिपेंड आई स्क्वायर पे ही करती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं करंट को बढ़ा दूं तो लॉजिकली पावर बढ़नी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं करंट को मैक्सिमम कर दूं तो पावर भी इसके करस्पॉन्डिंग बेटा मैक्सिमम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। करंट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो हम कहेंगे सर्किट में रेजिस्टेंस को घटा दें तो करंट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो रेजिस्टेंस के साथ और भी कुछ कंपोनेंट्स, तो कुल मिला के यहाँ पे बात बच्चा आराम से सीख जाता है कि रेजिस्टेंस नहीं रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस का बड़ा वाला नाम इंपीडेंस। इंपीडेंस को करोगे मिनिमाइज तो करंट होगा मैक्सिमाइज। तो करंट के मैक्सिमाइज करने के लिए Z की लेनी पड़ेगी मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम Z के करस्पॉन्डिंग करंट आएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट के करस्पॉन्डिंग पावर आएगी मैक्सिमम। और जैसे ही पावर आएगी मैक्सिमम तो बच्चे कहेंगे कि हमें मिल गया रेजोनेंस का केस। दिमाग में रखें कि जैसे ही इंपीडेंस मिनिमाइज होगा करंट मैक्सिमाइज होगा, करंट मैक्सिमाइज होगा पावर मैक्सिमाइज होगी, पावर मैक्सिमाइज होगी रेजोनेंस की कंडीशन हम कहने लग जाएंगे। ठीक है, आसान है। इसमें क्या है, Z मिनिमम कैसे होगा तो जरा Z की चर्चा ही कर ली जाए। Z की चर्चा ये रही कि ये लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस जीटा L माइनस जीटा C होल रेज़्ड टू पावर 2, इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखो ये स्क्वायर है, वैसे भी रेजिस्टेंस इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, प्लस ब्रैकेट में कुछ। अब ये ब्रैकेट में जीटा L बड़ा जीटा C छोटा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर जीटा C बड़ा जीटा L छोटा तो ये नेगेटिव आएगी। पर जब मार के आप ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा हुआ है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये स्क्वायर होके अल्टीमेटली पॉजिटिव ही बन जाने वाला है। दिस होल टर्म इज नेवर नेगेटिव और दिस होल टर्म इज आल्सो नेवर नेगेटिव। तो यार जब ये नेवर नेगेटिव टाइप टर्म्स हैं तो लॉजिकली इनके टर्म्स कभी भी वैनिश तो नहीं होने वाले, तो ये माइनस तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो ये इंपेडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक कंडीशन है जब जीटा C और जीटा L आपस में बराबर हो जाएं तो क्या होगा, तो जीटा L माइनस जीटा C की वैल्यू 0 हो जाएगी। And at this condition Z इक्वल टू Z मिनिमम। सबसे छोटा होने का तरीका है कि जीटा L और जीटा C को बराबर कर दो ताकि उनमें कोई डिफरेंस ना बचे और वो टर्म शून्य हो जाए, क्योंकि तुम जानते हो कि ब्रैकेट वाला टर्म जो है टोटल नेवर नेगेटिव है, यानी नेगेटिव नहीं होने वाला। तो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी यार अल्टीमेटली 0 से तो बड़ी होगी, तो मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, 0 करके। अच्छा, अगर एक टर्म 0 हो गया तो तुरंत तुमने कहा कि सर यहां से मालूम चला कि जो Z मिनिमम की वैल्यू है वो अल्टीमेटली R के बराबर है। कोई बच्चा कहेगा कि सर R कैसे निकल आया? अरे अभी तुमने कहा कि जीटा L और जीटा C बराबर हो जाएंगे मिनिमम Z के केस में। मिनिमम Z के केस में अगर जीटा L जीटा C बराबर तो सन्नाटा 0 और R के स्क्वायर का रूट यानी स्क्वायर रूट दोनों चले गए तो Z मिनिमम की वैल्यू क्या आई, R। और Z मिनिमम जब मिलेगा तो हम कहने लग जाएंगे कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है। अब ये रेजोनेंस वाला R यहाँ पर R नहीं है, ये रेजिस्टेंस वाला R है, ठीक है ना। यही कंडीशन कहलाती है बेटा रेजोनेंस की। सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है और सारी की सारी पावर रेजिस्टेंस खा रहा है। अब गौर से देखना, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट सारे कंपोनेंट्स में कैसा रहने वाला है, सेम।
अगर मैं ई एल पूछूं और ई सी पूछूं तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि आई इंटू जीटा एल, यहां क्या कहोगे? आई इंटू जीटा सी। और तुम्हें पता है कि एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन में तुम कह रहे हो कि जीटा एल बराबर जीटा सी है, तो लॉजिकली ये दोनों टर्म बराबर हो गए, तो तुम कहोगे ई एल इक्वल टू ई सी। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम ग्राफ बनाए थे भैया, ये वाला, उसमें एक दिशा में तो तुम मान लिए थे EL और दूसरी दिशा में मान लिए थे EC। तो ये रहा आपका EL, ये रहा आपका EC, और एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन में दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे, और कटने के बाद जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ ER। तो यहाँ रहा आपका ER, तो आपने यहाँ लिख दिया बेटा क्या? ER। ये करंट की दिशा है, क्योंकि वो दोनों कट गए हैं तो कुछ बचा ही नहीं है, तो जो E नेट होगा वो सिंपली ER के बराबर होगा। यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सारा का सारा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हमारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। जितना पॉजिटिव पोटेंशियल हमारे पास इंडक्टर में होगा उतना नेगेटिव पोटेंशियल कैपेसिटर में होगा, या जितना पॉजिटिव कैपेसिटर में होगा उतना नेगेटिव इंडक्टर में होगा, जिनसे उनके पोटेंशियल डिफरेंसेस नलिफाई हो जाएंगे। सारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ER के क्रॉस आने वाला है। ER के क्रॉस आने वाला है तो फेज डिफरेंस की वैल्यू तो 0 दिख रही है, क्योंकि ER और करंट एक ही दिशा में आ गया। अब अगर ऐसा आ गया तो जो tan phi है वो सीधा 0, और दुनिया कहेगी कि cos phi कितना है, तो तुम कहोगे कि cos phi की वैल्यू तो R by Z होती है। और क्योंकि तुम जानते हो कि रेजोनेंस की कंडीशन में phi की वैल्यू 0 है, तो cos 0 की वैल्यू आएगी 1, और ये वैल्यू R by Z के बराबर है। तो इसको अगर तुम ऊपर करके लिखो तो Z की वैल्यू सीधी सीधी R के बराबर आ रही है, और वो हम पहले भी देख चुके हैं कि Z मिनिमम की वैल्यू R के बराबर है रेजोनेंस के केस में। चाहे आप यहां से देखो, चाहे आप ग्राफ से देखो, चाहे आप इक्वेशन से देखो, चाहे पावर फैक्टर के फार्मूला से देखो, कहीं से भी देखो, Z मिनिमम के केस में यही सारा तमाशा रिपीट टेलीकास्ट की तरह आने वाला है। फिलहाल तो ये छोटा सा आइडिया है कि व्हाट इज रेजोनेंस, और रेजोनेंस की कंडीशन में क्या क्या तुम्हें दिखाई देगा, वो ग्राफ से भी दिखना चाहिए और वो ऐसे भी दिखना चाहिए। तो मिनिमम का केस मिल गया, ठीक, बहुत अच्छी बात। अब जो स्टोरी है वो इस बात की है कि मिनिमम में तुम्हें मिनिमम Z तो पता चल गया, तो जब तुम करंट निकालोगे तो करंट की वैल्यू आती है बेटा E by Z। I मैक्स कब मिलेगा? जब तुम लिखोगे E by Z मिनिमम। मिनिमम का मतलब कौन सी कंडीशन? तो तुम कहोगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन। तुम कहोगे I मैक्स का क्या मतलब होगा? तो हम कहेंगे जो EMF हमने लगाया डिवाइडेड बाई R, क्योंकि Z मिनिमम की वैल्यू R ही थी। अगर आप EMF की कंडीशन को E नॉट साइन ओमेगा t ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाई I कर देंगे, सॉरी R कर देंगे, तो ये बन जाएगा बेटा आपका मैक्सिमम करंट। दिस इज आवर मैक्सिमम करंट। काम खत्म। ये आई होप एकदम लॉजिकली बात समझ आई होगी, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये वाली बातें अगर क्लियर है तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इन्हीं बातों को और कंटिन्यू करते हैं, सुंदर लगेंगी बातें और अच्छी लगेंगी, देखते हैं। देखो बेटा आई की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। आखिर तुम रेजोनेंस अचीव कैसे करोगे? कुछ तो पता हो कि रेजोनेंस कैसे अचीव करोगे। हालांकि हमें अभी नहीं पता है कि हम रेजोनेंस की कंडीशन को कैसे अचीव करने वाले हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है। अगर हम ये पता करें, ये जानते हो कि हमें क्या अचीव करना है, तो शायद हम कई नए रास्ते खोज लेंगे वहां तक पहुंचने के। तो क्लियर पता है कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस का मतलब है कि तय बात है कि जीटा सी और जीटा एल आपस में बराबर है, ठीक है। क्या बराबर है आपस में? जीटा एल और जीटा सी आपस में बराबर है। इस तरह से जीटा एल की वैल्यू क्या होती है सर? ओमेगा एल होती है। जीटा सी की वैल्यू क्या होती है सर? 1 बाय ओमेगा सी होती है। इसका मतलब निकल के आया कि ओमेगा एल की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर है। आप एल को नीचे ओमेगा को ऊपर भेज दें, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर एल सी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई?
स्क्वायर रूट ओवर 1/LC। इस ओमेगा के आगे हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सब्सक्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं ओमेगा नॉट, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं। क्या मतलब है इसका? ये वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, गौर से देखना, तुमने जो अप्लायंस सेट किया है उसमें जो भी इंडक्टर सेट किया है और जो भी कैपेसिटर सेट किया उसकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है, तो हम कहेंगे हाँ फिक्स हो चुकी है। अब ये वैल्यू फिक्स होने के बाद अगर मैं ये L और यही वाला C अगर मैं यहां पुट कर दूं जो मैंने लिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ओमेगा नॉट निकल आएगा, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी निकल आएगी करंट की। अगर मैं ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ही है जितनी की ये है, तो इसका मतलब यहां से हम ओमेगा L इक्वल टू जीटा L इक्वल टू जीटा C पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना मेरी बात? तो अगर हम इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर की फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो जिन सीढ़ियों से नीचे आए उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चले जाएं तो जीटा L बराबर जीटा C मिलेगा। हम कहेंगे कि रेजोनेंस की कंडीशन अचीव हो गई। तो इसका मतलब ये जो रेजोनेंस की कंडीशन है ये इस बात पर निर्भर कर रही है कि आपने क्या इंडक्टर और क्या कैपेसिटर लगाया है। इनकी वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि व्हाट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी वुड करस्पॉन्ड टू द रेजोनेंस केस एंड क्या रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी। सिंपली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बोलते हैं, सो कोई परेशानी की बात नहीं। एंगुलर लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल आप गौर से देखें कि आपके घरों में जो बिजली आ रही है वो आपके अप्लायंस के हिसाब से नहीं है, आपके अप्लायंस आपके घरों की बिजली के हिसाब से। हमारे घरों में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 साइकिल्स पर सेकंड की, तो अगर 50 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी हमारे घरों में मान लो आ भी रही है, ठीक है, तो जो अप्लायंस हमारे घर में बन रहे हैं ये ऐसे ऑपरेट होने चाहिए कि इनमें लगने वाले रेजिस्टर, इनके इंडक्टर और कैपेसिटर कुछ ऐसे हों कि इंडक्टर और कैपेसिटर की ये पर्टिकुलर वैल्यू ऐसे सॉल्व करने पे वो 50 हर्ट्ज आ जाए जो हम अपने घरों में प्राप्त कर रहे हैं सप्लाई से। अच्छा, अगर ऐसा हो जाएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, तो करंट मैक्सिमाइज हो जाएगा, पावर मैक्सिमाइज हो जाएगी, लॉस कम से कम हो जाएगा, सारा का सारा पावर कंज्यूम हो रहा होगा। क्या बात है, ऐसा हो सकता है? जी हाँ हो सकता है। तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो करंट की है उससे अपने सर्किट की फ्रीक्वेंसी को मैच कर दें, काम खत्म, पैसा आ जाए। अच्छा गौर से देखें, ओमेगा नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन L and C। does not depend on R। क्या है? रेजिस्टेंस लगा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। L और C ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर रेजोनेंस होना है या नहीं होना है। हमें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का रेजिस्टेंस है या नहीं, रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आगे देखो, एस ओमेगा नॉट को देखो, ये ओमेगा नॉट 1/√LC है। ठीक है ना मेरी बात? अगर हम इंडक्टेंस को बढ़ाएंगे तो ओमेगा नॉट घटेगी, इसी प्रकार अगर हम कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे तो भी ओमेगा नॉट घटेगी। क्लियर है मेरी बात? यानी कि ऐसा हुआ कि अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की वैल्यू को बढ़ाएंगे या तो ओमेगा नॉट घटती चली जाएगी, और अगर हम इनकी L और C की वैल्यू को घटाएंगे तो ओमेगा नॉट बेसिकली बढ़ेगी, लार्जर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस मिलेगा, ये कहने का मतलब। अच्छा एक और बात, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट और लेस देन ओमेगा नॉट के केस में हमें हमेशा नॉन रेजोनेंस मिलेगा। ठीक, ध्यान देना, ट्रेस कर देते हैं, पूरी तरह लिख देते हैं अच्छी तरह अलग अलग करके। तो अगर आपका ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है या आपका ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो पावर इज नॉट मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम नहीं है, ये घटने वाली है, मैक्सिमम से कम होने वाली है। यानी कि कहीं पीक है, इससे पहले भी पावर कम है और इसके बाद में भी पावर कम है, यानी कहीं ना कहीं कोई मैक्सिमा आ रहा है और ग्राफ ऊपर की तरफ से जंप मार के नीचे आ रहा है। क्या बात है, ग्राफ की शक्ल दिख गई? जी हाँ, ग्राफ की शक्ल दिख गई। अगर ग्राफ की शक्ल तुम्हें दिख गई है तो क्यों ना तुम इसकी ग्राफ की शक्ल बना लो। चलो ग्राफ की शक्ल बनाते हैं।
देखो बेटा गौर से, तुम्हें एक बात पता चलेगी कि जब तुम पावर का ग्राफ बनाओगे या करंट का ग्राफ बनाओगे, चलो करंट का बनाते हैं, ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और ये है हमारा करंट। तो अगर करंट का ग्राफ बनाओ तो तुम ये पाओगे कि करंट कहीं जीरो से शुरू हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है और इस प्रकार से घटता चला जा रहा है। अब बच्चा कहेगा मैक्सिमम कैसे आया? अभी जहां मैक्सिमम आया वहां पे तुम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिख दो, क्या परेशानी, इसमें कोई दुख तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। ये ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट से कम कर दोगे तो भी देखो पावर घट रही है, ओमेगा नॉट से ज्यादा कर दोगे फ्रीक्वेंसी तो भी देखोगे पावर घट रही है लगातार। और यहाँ पर आपको जो मिलेगा उसे आप ई मैक्स बोला करते हैं। तो आप यहाँ पे इधर लगा दीजिए और कहिए कि ये क्या है बेटा? ये है हमारी पावर मैक्सिमम। कौन सी पावर है? मैक्स पावर है ये। और पावर मैक्स क्या लिखनी है? क्योंकि हमने पावर न लिख के करंट का ग्राफ बनाया है तो आप इसे आई मैक्स लिख लीजिए। इसी के करस्पॉन्डिंग सेम टू सेम ग्राफ बेटा हमारे लिए पावर का भी बन जाएगा। बस ये जो वैल्यूज होंगी, दिस वैल्यूज वुड बी समथिंग डिफरेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बेटा ऐसा ही ग्राफ हम चिपका लेते हैं अपने पावर के लिए। चलो देखो, यहां रहा हमारे पास ओमेगा, यहां रही हमारे पास पावर और हम यहां पर ग्राफ बनाते हैं कुछ ऐसे। और ये जो ग्राफ है इसमें बेटा आप पाएंगे जो पीक वैल्यू मिल रही है इसके करस्पॉन्डिंग आपको ओमेगा नॉट मिलेगा, यानी रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जहां पर आपको पावर मैक्स मिलती थी, रेजोनेंस मिलता था। यहां पर आपको मिलेगा पावर मैक्स और यहां पर आपकी पावर मैक्स। हाँ बताओ ऐसा है। आप देखें ओमेगा को घटाने पर क्या हुआ? पावर घटी। ओमेगा को बढ़ाने पर क्या हुआ? पावर घटी। अरे वाह, तो अच्छा। इसमें हाफ पावर पॉइंट्स का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम नहीं लेंगे, थोड़ी देर बाद लेंगे। फिलहाल मैंने ग्राफ जो बताया है उसको आप कंसोलिडेट करें। ऐसा ग्राफ, इसका मैक्सिमम मिलेगा, ये इंफिनिटी पे जाके कहीं टच करेगा, अभी खत्म होने वाला ग्राफ नहीं है। फिलहाल अगला पॉइंट देखिए क्या, एसी सर्किट में, एलसीआर सर्किट में पावर कैसे लिखी जाती है तो बताते हैं आपको। पावर लिखने का बड़ा शुद्ध तरीका है। हम पावर जो है इन अ पीरियड लिखना चाहते हैं। कहोगे इन अ पीरियड का मतलब? अरे महीना भर हम अपने घर में पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, स्मार्ट बोर्ड चलाएंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी कंज्यूम होगी। हाँ होगी। ये एनर्जी का बिल क्या हर एक मिनट में देते हो? नहीं, एक एक महीने में देते हैं। इसका मतलब टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम की, इसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा किसी का भी एवरेज पावर। एवरेज पावर इनटू टाइम इक्वल टू टोटल एनर्जी। इसलिए आप एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखते हैं। डेरिवेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं आपको डेरिवेशन से गो थ्रू नहीं करा रहा हूं, लेकिन अगर आप पसंद करेंगे तो मैं करा भी दूंगा। फिलहाल हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। फॉर्मूला है IRMS VRMS इनटू cos पाई। आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं कि जितनी भी SHM की इक्वेशंस बेटा हुआ करती थी वो सारी इक्वेशंस का अलजेब्रा बिल्कुल वेक्टर की तरह था, क्योंकि पावर अपने आप में स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपके सामने करंट और वोल्टेज दो बातें हैं। I इंटू V जो होता था वो पावर होता था। अब I इंटू V को देखोगे तो उसके तो साइनसोइडल फंक्शंस हैं SHM जैसे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, तो A B cos थीटा। तो आपने लिख लिया I वेक्टर डॉट V वेक्टर, डॉट लगाने के बाद cos का तो कोई मतलब बचा नहीं। हाँ एक बात और, ये जो वैल्यू है ये RMS ली गई है। एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया, हालांकि ये डॉट प्रोडक्ट वाली कहानी ठीक नहीं है, उसका कारण दीज आर नॉट रियल वेक्टर्स के हम डॉट बोल दें, बट याद करने के लिए ट्रिक के तौर पे ठीक है कि आप डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो वेक्टर की तरह, ये जो क्वांटिटीज हैं वेक्टर की तरह ट्रीट हो रही हैं, बस इसके अलावा कुछ। शुरुआत में याद कराया था कि आरएमएस वैल्यू से हम एनर्जी कैलकुलेशंस कर पाते हैं, इसका प्रॉपर प्रूफ है, तो आप इसे फैक्ट मान के चलें, उस पर नहीं जा रहे। इसलिए शुरुआत में आरएमएस वैल्यू की डेरिवेशन कराई और वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो ऐसा आ गया आरएमएस वीआरएमएस cos फाई, जहां पे cos फाई जो है ना, इस cos फाई को हम लोग नाम दिया करते हैं बच्चा क्या? पावर फैक्टर। और ये जो फाई है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या नाम देते हैं बेटा?
और फेज डिफरेंस किसके बीच का, तो तुम कहोगे बिटवीन करंट एंड नेट वोल्टेज। जो नेट वोल्टेज है और जो करंट है इनके बीच का फेज डिफरेंस हमारा फाई, ये पावर। क्लियर है मेरी बात? बाउंसर तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अब क्या करें, कुछ खास नहीं, देखो इसी स्लाइड पे करते हैं, ज्यादा पेजेस नहीं बदलेंगे। cos पाई जो है ये एक्चुअली आपके साथ गेम खेलेगा, क्योंकि cos पाई की वैल्यू फेज एंगल बदलने पे बदल रही है और फेज एंगल जीटा एल जीटा सी आर बदलने पर बदल रहा है। तो कंपोनेंट्स की रेजिस्टेंस रिएक्टेंसेस बदलेंगी तो फाई बदलेगा, और अगर फाई बदलेगा तो cos फाई बदलेगा। तो वही अप्लायंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंडक्टर कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस अलग अलग पावर कंज्यूम करेगा। अच्छा, सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, उन सब पे भी कर रहा है, कैपेसिटर और इंडक्टर पे भी। फिलहाल आप अगर एवरेज पावर देखें बेटा, तो एवरेज पावर को लिखेंगे आई आरएमएस की जगह आई नॉट बाई रूट टू, और वी आरएमएस की जगह वी नॉट बाई रूट टू, और सामने जो कॉस पाई लिखा है बेटा वो लिखा ही है। आप इधर देखेंगे तो क्या लिख देंगे, आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू कॉस पाई और होल डिवाइडेड बाई टू। ये बेटा आपका एवरेज पावर हो गया। ये एवरेज पावर। आप देखें एवरेज पावर का एक और फॉर्मूला है, कोई खास बात नहीं है, बस जो आरएमएस वैल्यूज लिखी है उनको हमने पीक वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आपको एसएचएम की इक्वेशन में जो वेव फंक्शंस हैं हमारे पास वोल्टेज के और करंट्स के, उनकी इक्वेशंस में से पीक वैल्यू आप कंपेयर करके सेलेक्ट करें, √2 से डिवाइड लगा दें तो आपको आरएमएस मिल जाएगा। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द आरएमएस वैल्यू तो जो पीक वैल्यूज हैं उन्हें ही पुट करके इस फॉर्मूले में रखें तो भी एवरेज आएगा। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे cos फाई की। cos फाई के हाथ में सारी चाबी, सारी चाबी। अब ये सारी चाबी क्या है, गौर से देखना। फाई की वैल्यू 0 होने पर cos फाई की वैल्यू +1 होती है, और आप जानते हो कि cos फाई और sin फाई की +1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ऐसे में जो पावर एवरेज आएगी वो कैसी आएगी बेटा, मैक्सिमम आएगी। और जो मैक्सिमम आएगी वो कितनी होगी, तो तुम कहोगे आई आरएमएस इंटू वी आरएमएस होगी। इसका उल्टा भी सोच सकते हो कि आई नॉट इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाय 2 भी हो सकती है। तो जो मैक्सिमम पावर कंज्यूम की जाएगी वो इतनी की जाएगी। मैक्सिमम पावर के सवाल भी आते हैं, ठीक है ना जी। इसकी बजाय अगर फाई की वैल्यू को बच्चा हम रख दें 90 डिग्री और π/2 रेडियंस, अगर मैं ये रख देता हूं तो आप जानते हैं कि जो cos फाई की वैल्यू है वो 0 हो जाने वाली है, यानी जो पावर एवरेज जाएगा वो बेटा 0 हो जाएगा। और 0 पावर का मतलब है कि किसी प्रकार का कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रहा। सर्किट में हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करके उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, और करंट फ्लो करने के बाद भी पावर कंज्यूम नहीं हो रही। ये अब ध्यान दें, पावर मैक्स कब मिल रहा है, जब cos फाई की वैल्यू बने। ठीक है, आगे देख लेते हैं जरा इस पावर फैक्टर की कहानी को। तो cos पाई की वैल्यू +1 जिसे हम मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं, ये तब है बेटा जब फाई की वैल्यू 0 है और मैक्सिमम है पावर फैक्टर, पावर मैक्सिमम कंज्यूम हो रही है। तो कौन सी कंडीशन है बेटा, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। रेजोनेंस पे खड़े हैं हम, और जब रेजोनेंस पे खड़े हैं तो cos फाई की जरा मुझे कोई वैल्यू तो बताओ क्या होती है। तो याद करो, हम लोग 2 दिन से निकालते आ रहे हैं, cos फाई की वैल्यू r/z होती है। तो z की वैल्यू सिंपली क्या बनी बेटा, r। z की वैल्यू अगर बनी हमारे लिए r, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि z की वैल्यू तो होती है √r² प्लस जीटा l माइनस जीटा c का होल स्क्वायर। अगर ये वैल्यू r² के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि मेरा जीटा l माइनस जीटा c का होल स्क्वायर 0 होगा। यहां से पता चलेगा जीटा l और जीटा c आपस में बराबर है। अरे वाह, यानी अगर हम लोग पावर के फॉर्मूला से भी काम करते तो रेजोनेंस की वही कंडीशन निकलती जो कंडीशन हम पहले पढ़ के आए हैं। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन यानी कि फेज डिफरेंस 0 होना, यानी कि जिस वक्त हमारे पास ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर और ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर सेम हो जाएगा उस वक्त हमारे पास रेजोनेंस हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था और हमें दिख रहा है कि पावर फैक्टर के 1 होने के करस्पॉन्डिंग
ये होना चाहिए, तभी फेज डिफरेंस 0 आएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन जरा फाई की वैल्यू 90 पे कमेंट करो यार, ये 90 डिग्री वाला तमाशा समझ नहीं आ रहा कि cos फाई की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एवरेज पावर कंज्यूम की जा रही है वो भी शून्य हो जाएगी। कब होगा? तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये है करंट का फेज, ये है ऊपर और ये है नीचे का फेज, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये करंट है, ये E अक्रॉस L है, ये E अक्रॉस C है और यहाँ पे आता था E अक्रॉस R, अगर मैं कुछ भी करके इसे काट दूं, इसे काटने का मतलब लेट्स रिमूव दिस ER, मेरे सर्किट में रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, इंडक्टर का भी फेज डिफरेंस बेटा 90 डिग्री का है और कैपेसिटर का भी फेज डिफरेंस बेटा 90 डिग्री का है। यानी जब भी पावर फैक्टर 0 आएगा तो या तो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट होगा, कैपेसिटर ओनली होगा, या तो इंडक्टर ओनली होगा, और या तो LC ऑसिलेटरी सर्किट होगा। अब ये LC ऑसिलेटरी सर्किट क्या होता है हमारे सिलेबस में नहीं है, चाहोगे तो मैं करवा दूंगा, आधा घंटा लगेगा इसको समझने में, कोई परेशानी नहीं है, 7-8-10 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद उसकी थोड़ी सी डिस्कशन है। फिलहाल कुल मिला के ये बात है कि अगर 90 डिग्री रखना है तो या तो L हो या तो C हो या तो LC हो, R का कंपोनेंट होना नहीं चाहिए। R का कंपोनेंट आया तो दुनिया बिखर जाएगी। इसका मतलब इस केस के अंदर हम कहेंगे रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस एब्सेंट। और अगर रेजिस्टेंस एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पावर नहीं कंज्यूम की जा रही। हमें बात सीख कर आए, क्या सीख कर आए? ये सीख कर आए कि ऐसा करंट जिसके कंपोनेंट में फ्लो होने पर भी पावर कंज्यूम ना हो उसे वॉटलेस करंट बोलते हैं। तो ऐसे समय पे फ्लो होने वाला करंट कहलाएगा बेटा क्या? वॉटलेस करंट। क्या कहला रहा है ये? वॉटलेस करंट कहला रहा है। तो क्लियर है मेरी बात? वॉटलेस करंट है, यानी वॉटलेस करंट अगर तुमसे कोई ये पूछने लग जाए कि बेटा ये बताओ कि वॉटलेस करंट फ्लो किस में होता है, तो तुम कहोगे कि वॉटलेस करंट जो है वो इंडक्टर में फ्लो होता है और कैपेसिटर में फ्लो होता है, रजिस्टर में नहीं होता। ये बात तब मैंने आपको बताई थी जब ये चैप्टर शुरू किया था, तो कहा था कि कैपेसिटर और इंडक्टर वो कंपोनेंट से जो एनर्जी स्टोर करते हैं, कंज्यूम नहीं करते। रेजिस्टेंस वो कंपोनेंट है जो एनर्जी कंज्यूम करता है, स्टोर नहीं करता। अच्छा, ये सारी बातें जो मैंने आपको सिखाई हैं रेजोनेंस को लेकर, ये पुराने लेक्चर्स में इस चैप्टर में जो आपको कंसोलिडेट करने के लिए शुरुआत में चीजें दी गई थी, जो आपको भूमिका बनाकर बताई गई थी, उन सबका मैथमेटिकल प्रूफ है कि आप देखेंगे जो कुछ आपको बताया गया, जो जानकारी आपको दी गई, वो मैथमेटिकली एकदम एक्यूरेट निकल कर आती है। तो वो इंटरप्रिटेशंस और वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दोनों मैंने आपको करके दिखाई। एक टॉपिक बचता है हाफ पावर पॉइंट, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर, ये करेंगे अगले लेक्चर में, आज नहीं। आज मैं स्लाइड्स तो बनी हुई है और पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं, बट मच मोर देन सफिशिएंट टाइम भी हो चुका है और सारा काम हम कर भी चुके हैं। तो अब जो है वो हाफ पावर पॉइंट का कॉन्सेप्ट बचता है, हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज इसको कंक्लूड करते हैं। हमें पूरे साल फॉलो करते रहिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ा रहे हैं और बहुत ही शानदार लेक्चर्स हैं। आप मान के चलिए कि जैसा यहाँ पढ़ा रहे हैं ऐसा ही पेपर में आएगा, जो इस बोर्ड में लिखा जाएगा वो आपके पेपर में आने वाला है। ऐसा लिख के आएंगे, 100 में 100 आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आरटी अकेडमी पे आपको पढ़ा रहा हूँ। पूरे साल का कोर्स पढ़ाऊंगा इसी तरह, एक एक टॉपिक जो आपके पेपर में आएगा इस बोर्ड पर लिखा जाएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में हाफ और पावर पॉइंट और बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।